Hello everyone and welcome to CIZ Plus. This is me अक्षय राज अग्रवाल और मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्प लेक्चर्स में आपके साथ स्टडी करवाऊंगा आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का अगर मैं कोई भी एग्जाम देखूंगा इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रहती है, काफ़ी सिग्निफिकेंट वेटेज रहती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही नहीं, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, आपको कंसेप्ट जरूर आना चाहिए एंड आपको उसके बाद उसकी फिगर्स एंड फैक्ट्स ये याद भी रखने हैं। तो आप इन क्रिस्प लेक्चर्स में मैं आपको एडवाइस करूंगा आप पेन एंड पेपर के साथ बैठें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जरूर नोट करते जाएं एंड ऑब्वियसली यू कैन वॉच दिस वीडियो लेक्चर अगेन एंड अगेन। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं स्टार्ट करूंगा एनवायरमेंट इंजीनियरिंग एंड इसमें जो टॉपिक्स हैं ये 5 टॉपिक्स जो कि आपको अभी दिख रहे हैं। 1 इज वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, देन वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच कवर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, जो कि हम देखते हैं यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो हैं ये फर्स्ट 2 वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो मैं स्टार्ट करूंगा वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग वर्सेस वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, मतलब इनमें क्या डिफरेंस है सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग वर्सेस वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग क्या है, मैं समझाता हूं आपको, कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा। सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए। मान लो कि ये है एक सिटी है, दिस इज अ सिटी जहां पर एक पॉपुलेशन है, मतलब कुछ लोग यहां पर रहते हैं, एक प्रॉपर टाउन है, सिटी है। अब वाटर सप्लाई इंजीनियर का काम यह है कि यहां पर वाटर सप्लाई करना है। नाम से ही हमें पता लगता है कि वाटर नीड्स टू बी सप्लाइड। अब वाटर सप्लाई करने के लिए वो क्या करता है, सबसे पहले एक सोर्स को आइडेंटिफाई करेगा कि वाटर कहां से लिया जाए। तो वाटर कहां से लिया जा सकता है, या तो रिवर से या ग्राउंड वाटर सोर्सेज से, जैसे वेल्स हैं, ट्यूब वेल्स है, यहां से लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई सोर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। सो लेट अस से कि एक सोर्स मिल गई है, लेट से मैं ब्लू कलर से बनाता हूं। ये एक रिवर फ्लो कर रही है इस सिटी के बाहर, दिस इज अ फ्लोइंग रिवर, ये मैंने ब्लू कलर से बनाई है। अब क्या करना होगा वाटर सप्लाई इंजीनियर को कि इस रिवर से वाटर लिया जाएगा, इस रिवर से वाटर लेंगे एंड क्या इस वाटर को डायरेक्टली सिटी को ट्रांसफर कर देंगे, नहीं। तो सबसे पहले इस वाटर को ना हम लेकर जाते हैं WTP में, दिस इज कॉल्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वाटर को पहले ट्रीट किया जाएगा। दिस टाइप ऑफ वाटर इज कॉल्ड रॉ वाटर। रॉ वाटर मतलब एक ऐसा वाटर जो कि अनट्रीटेड है। रॉ वाटर हमने रिवर से लिया, यहां पर मैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसको ट्रीट करूंगा, इसमें सारी ट्रीटमेंट दूंगा इसको, और ट्रीटेड वाटर को मैं कहां पर भेजूंगा, सिटी में भेजूंगा। ठीक है, मतलब जहां पर भी इसका यूज आएगा, तो दैट इज कॉल्ड ट्रीटेड वाटर। ठीक है, तो ये जो रोल है, मतलब रिवर से पानी लेना, रॉ वाटर लेना और उसके बाद उसको ट्रीट करना WTP में एंड देन सप्लाई ऑफ ट्रीटेड वाटर टू सिटी, दिस रोल ये टोटल आता है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में। ये वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में ये सब कुछ आता है। फिर बात करते हैं, अब ये सिटी जो है यहाँ पर हो सकता है रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज होता हो वाटर, या इंडस्ट्रियल पर्पज, कॉमर्शियल पर्पजेज के लिए भी यूज हो सकता है फैक्ट्रीज में। तो यहां से वेस्ट वाटर जनरेट होगा, डोमेस्टिक पर्पज से जनरेट होगा, इंडस्ट्रियल पर्पजेज से वेस्ट वाटर जनरेट होगा, मतलब सीवेज, गंदा पानी जनरेट होगा। अब उस गंदा पानी का क्या किया जाए, क्या उसको डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ कर देते हैं हम रिवर में? नहीं, ऐसा नहीं करते। देखिए डिस्पोजल कैन आइदर बी डन इन रिवर्स, या जितनी भी वाटर बॉडीज हैं जैसे ओशन, सी, रिवर, लेक्स, या फिर हम लैंड में भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, डायरेक्टली लैंड में हम डिस्पोज कर दें। दीज 2 आर द ऑप्शंस, डिस्पोजल इन वाटर एंड डिस्पोजल इन लैंड। तो अब क्या इसको हम डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ करते हैं? नहीं, क्योंकि ये बहुत गंदा होता है, इसमें बहुत ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होती हैं विच कैन बी हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ अगर डायरेक्टली इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो इसलिए हम इसको सबसे पहले लेकर जाते हैं STP में। STP इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब कि सीवेज को ट्रीट किया जाएगा, हम इसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बोलते हैं। और फाइनली ट्रीटेड सीवेज को हम डिस्पोज ऑफ करते हैं रिवर में। ठीक है, अब
इस तरीके से रहता है, कंसेप्ट ये है। सो ये जो डिस्पोजल है ये कंप्लीट, मतलब आफ्टर द वाटर इज पॉल्यूटेड उसको ट्रीट करना और फिर डिस्पोज करना, दिस कम्स अंडर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, एक यहां पर छोटा सा पॉइंट और है कि हमेशा जब रिवर इस तरह से बह रही है तो रिवर के अपस्ट्रीम पोर्शन, यानी कि पहले उसमें से रॉ वाटर लिया जाएगा और उसके डाउनस्ट्रीम में हमेशा एफ्लुएंट डिस्चार्ज किया जाएगा। दिस इज एफ्लुएंट। ठीक है, एफ्लुएंट विल ऑलवेज बी डिस्चार्ज्ड इन डाउनस्ट्रीम, ताकि ऐसा ना हो कि अगर मान लेते हैं कि उल्टा होता, मतलब रॉ वाटर बाद में लेते, एफ्लुएंट पहले डिस्चार्ज करते, तो हो सकता है रॉ वाटर हमें और ज्यादा गंदा मिलता, तो हमें ऐसा करता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक स्कोप ऑफ वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। तो अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो यही पढ़ाऊंगा। सबसे पहले वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको रॉ वाटर लेंगे, उसके बाद WTP में लेकर जाएंगे, ट्रीट करेंगे और फिर ट्रीटेड वाटर को सप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ओवरऑल एक कंसेप्ट समझ लग गया होगा, एक कहानी सी मन में तैयार होगी। अब मैं वो बातें करूंगा जो आपसे पेपर में पूछी जाएंगी। ठीक है, सो देखते हैं। देखिए, अब ये वाटर सप्लाई स्कीम, आप ये 6 पॉइंट्स एक बार स्टडी करिए। सबसे पहले हम करते हैं क्या, मतलब ये टोटल स्कोप है, दिस इज एक्चुअली द स्कोप ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। क्या क्या आता है हमने समझा है। एस्टिमेशन, देखिए सबसे पहले एक इंजीनियर ये डिसाइड करता है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ वाटर दैट इज रिक्वायर्ड, कि क्या क्वालिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। दिस क्योंकि रॉ वाटर और ट्रीटेड वाटर, तो रॉ वाटर कितना गंदा है और ट्रीटेड वाटर कितना चाहिए। जैसे BIS जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो ये बता देता है कि क्या क्वालिटी ऑफ वाटर होनी चाहिए फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, और रॉ वाटर में कितना गंदा है तो हम डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इम्प्योरिटी, रॉ वाटर में इम्प्योरिटी है 70%, impurity in raw water is 70%, एंड ट्रीटेड वाटर में फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो बोलता है कि 20% रहना चाहिए। 20% से ज्यादा इम्प्योरिटी हुई तो उसको ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। तो यहां से मैं क्या करूंगा कि मैं डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट निकाल लूंगा, DOT बोलते हैं इसको, कि हाउ मच डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो अब 70% से 20% पर लेकर जाना है, तो 70 - 20 डिवाइडेड बाय 70, सो दिस मच ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। ठीक है, तो ये हम डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ लगेगा। सो वाटर क्वालिटी एस्पेक्ट्स हम पढ़ेंगे। फिर पॉपुलेशन फोरकास्ट इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हम एस्टिमेशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर निकालते हैं। पर कैपिटा डिमांड देखते हैं कि पर कैपिटा कितना है। पॉपुलेशन इसलिए निकालते हैं ताकि टोटल सिटी में कितनी पॉपुलेशन है। सपोज आप अपना वाटर ट्रीटमेंट स्कीम को 30 ईयर्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे कि आज अगर कोई ईयर है तो 30 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, आप उसके लिए डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो सपोज 1 पर्सन यूजेस 200 लीटर्स पर डे, तो पॉपुलेशन है 1 लाख, तो आप कहेंगे कि टोटल आपके जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा वो कितना वाटर उसको सप्लाई करना है, 200 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से आप एस्टिमेशन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर निकालते हैं। फिर उसके बाद एक वाटर सप्लाई इंजीनियर क्या करता है, बेसिकली ये वाटर सप्लाई इंजीनियर के रोल्स बता रहा हूं मैं। तो हमने एस्टिमेशन देख ली। सेकंड, हम सोर्सेज ऑफ वाटर देखेंगे कि वो सोर्सेज ऑफ वाटर आइडेंटिफाई करेगा कि रिवर से पानी लेना है या कहां से लेना है, ये भी मैं डिस्कस करूंगा। फिर वाटर सप्लाई स्कीम का टोटल डिजाइन होगा। फिर एक्चुअल एग्जीक्यूशन आती है, मतलब ये बेसिकली मैं आपको रोल्स बता रहा हूँ एक वाटर सप्लाई इंजीनियर के। फिर मेंटेनेंस एंड कॉस्ट, इसका ध्यान रखा जाएगा कि कॉस्टिंग इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो अब मैं ये आपको एक एक पॉइंट्स बताऊंगा, आप ये याद करते जाइएगा। अब जो सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर 2 तरह के हैं ब्रॉडली, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक सरफेस सोर्सेज होती हैं, एक सब सरफेस सोर्सेज होती हैं। सरफेस सोर्सेज यानी कि वो वाटर जो कि ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है, जैसे रिवर्स या लेक्स, ओशंस, सी, ये सब सरफेस सोर्स हैं, ग्राउंड के ऊपर दिखने वाली सोर्स हैं, ग्राउंड लेवल के ऊपर हैं। और सब सरफेस मतलब अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मतलब जो नीचे होते हैं, जैसे वेल्स, ठीक है, या ट्यूब वेल्स, या इनफिल्ट्रेशन वेल्स, या इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, ये सभी
अंडरग्राउंड सोर्सेज होती हैं। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि सोर्स ऑफ वाटर क्या रहेगा एक सिटी के लिए। सपोज आप जिस सिटी में रहकर इस वीडियो को देख रहे हैं, सपोज आपको वाटर सप्लाई इंजीनियर बना दिया जाए, तो आप सबसे पहले यही तो सोचोगे कि कहाँ से वाटर सप्लाई करेंगे उस सिटी में, है ना। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ वाटर। ओके, तो ये स्ट्रीम्स एंड रिवर्स हो गए सरफेस सोर्सेज। तो ये डिफरेंस सबसे पहले समझ लग गया। ओके, फिर अब बात करूंगा मैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि अब जो रॉ वाटर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चेक करने पड़ते हैं, और जो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए वाटर भेजना है वो बहुत ज़्यादा प्योरीफाइड होना चाहिए। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हम वाटर के ऑब्जर्व करते हैं, वाटर क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक या वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो 3 तरह के वाटर क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्रॉडली अगर देखें तो। नंबर 1 इज फिजिकल, केमिकल एंड थर्ड इज बायोलॉजिकल। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। इसके ऊपर एमसीक्यूज बहुत आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मैं जो जो पॉइंट्स बोलूंगा इनको आई रिकमेंड यू कि आप इसको नोट डाउन करते जाएं। सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। देखिए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 है टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी क्या होती है? टर्बिडिटी एक वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि जितना ज़्यादा उसमें सस्पेंडेड मैटर रहेगा, वाटर में जितना ज़्यादा सस्पेंडेड मैटर होता है उतना ही वाटर ज़्यादा टर्बिड नज़र आता है। टर्बिडिटी हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड नेफ्लोमेट्री। नेफ्लोमेट्री इज द name of the technique that measures turbidity, and therefore it is measured in NTU, nephelometric turbidity unit, NTU. Earlier turbidity was measured in terms of JTU, Jackson turbidity unit. पहले ये जैक्सन turbidity unit होता था, where 1 JTU was equal to 1 mg per liter of suspended silica. ये याद रखिए, where 1 JTU was equal to 1 mg per liter of suspended silica. एक और पॉइंट आपको याद करना है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो रिकमेंड करता है कि 10 to 25 NTU के बीच में रह सकता है टर्बिडिटी। 25 NTU से ज़्यादा टर्बिड अगर होगा तो इसका मतलब वाटर की प्योरिफिकेशन होना ज़रूरी है। ये आपको याद रखना है। 10 IS वैल्यू क्या है? रिकमेंडेड वैल्यू है 10 से 25, 10 to 25 NTU फॉर टर्बिडिटी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कलर। अब कलर, पहली बात, क्यों आता है एक वाटर में, क्यों इम्पार्ट होता है कलर? कलर इज इम्पार्टेड इन वाटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक डिजॉल्व्ड या कोलॉइडल मैटर। तो कोलॉइडल मैटर या डिजॉल्व्ड जो कि ऑर्गेनिक मैटर है उसकी वजह से कलर आता है। अब ये हम मेजर करते हैं यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड टिंटोमीटर। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिए। टिंटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो कि कलर को मेजर करता है, एंड द स्केल इज प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल। प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल, इस स्केल पर कलर मेजर किया जाता है। और इसकी जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूनिट्स हैं वो हैं 5 to 25 यूनिट्स। ड्रिंकिंग वाटर के जो रिकमेंडेड यूनिट्स हैं, ये रिकमेंडेड यूनिट्स आपको याद रखने हैं। कलर के कितने होने चाहिए? 5 to 25 यूनिट्स ऑन प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल। ठीक है, याद रखिए। तो ये हमने क्या याद रखा? कलर के लिए ऑर्गेनिक मैटर की वजह से आता है, सस्पेंडेड या कोलॉइडल मैटर की वजह से, या डिजॉल्व मैटर की वजह से। टिंटोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल होता है, और 5 to 25 यूनिट्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए इतना यूनिट होना चाहिए। ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं टेस्ट एंड ओडर। अब ये टेस्ट एंड ओडर की बात करता हूं मैं। तो हम चाहते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर का टेस्ट ना हो, टेस्टलेस हो, वो टेस्ट फ्री हो, और ओडर फ्री हो, ओडरलेस हो, ओडर भी उसमें से कोई ना हो। तो टेस्ट एंड ओडर बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं ये क्यों आते हैं। तो ये आता है डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर की वजह से। टेस्ट एंड ओडर दे आर इम्पार्टेड इन वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर। ये याद रखिए, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर की वजह से होता है या फिर
कुछ डिजॉल्व्ड गैसेस भी होती हैं, वो इम्पार्ट कर देती हैं। जो गैसेस होते हैं उसकी वजह से टेस्ट या ऑर्डर आ सकता है, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको देखना है कि टेस्ट एंड ऑर्डर हम मेजर कैसे करते हैं। तो टेस्ट हम मेजर करते हैं यूजिंग FTN, फ्लेवर थ्रेशोल्ड नंबर, और ऑर्डर हम मेजर करते हैं यूजिंग OTN, ऑर्डर थ्रेशोल्ड नंबर। ये FTN और OTN क्या है समझाता हूं मैं। तो मान लो OTN है A प्लस B डिवाइडेड बाई A, और FTN है A प्लस C डिवाइडेड बाई A। तो अब इसमें A है जो सैंपल है, जो वाटर सैंपल है जिसका OTN निकालना है आपने या फिर FTN निकालना है, मतलब इसको लेट से मैं मिलीलीटर में बात करता हूं। B है, अब B क्योंकि मैं ऑर्डर थ्रेशोल्ड नंबर की बात कर रहा हूं तो मैं B ऑर्डरलेस वाटर बताऊंगा। ऑर्डरलेस वाटर जितना मुझे डालना पड़ा A में, सो दैट जो A प्लस B का मिक्सचर बना वो खुद ऑर्डरलेस बन गया। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, ध्यान, बहुत ईजी है। सपोज कि आपने A की वैल्यू ली 70 मिलीलीटर, समझिएगा। सपोज आपने 70 ml का सैंपल लिया और इस 70 ml में आपने जो ऑर्डरलेस वाटर मिलाया वो मिलाया 30 ml, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। जिससे क्या हुआ कि 70 ml में 30 ml मिलाते ही मिक्सचर कितना बन गया, 100 ml का, एंड 100 ml अब ऑर्डरलेस हो गया। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी में ऑर्डरलेस वाटर मिलाते जाओगे तो जो मिक्सचर है कभी ना कभी तो ऑर्डरलेस हो ही जाएगा। सो लेट से कि 70 ml में 30 ml मिलाने पर वो ऑर्डरलेस हो गया। तो OTN कितना होगा, OTN विल बी इक्वल टू 70 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 70, ऐसा ही होगा ना OTN। तो ये कितना हो जाएगा, 100 बाई 70, तो 1 पॉइंट समथिंग हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा सैंपल है जिसका OTN इतना कम है। सिमिलरली आप FTN निकालेंगे तो FTN में C को क्या बोलोगे, C विल बी टेस्ट फ्री वाटर, प्योर वाटर, टेस्ट फ्री। तो A सैंपल है और C टेस्ट फ्री वाटर है। तो अगर मैं IS रिकमेंडेशन करूंगा, देखिए फॉर प्योर वाटर, प्योर वाटर के लिए ऑलरेडी जो A है वो प्योर है, तो इसका मतलब B की वैल्यू 0 होगी, सिमिलरली C की वैल्यू 0 होगी। सो फॉर प्योर वाटर FTN एंड OTN होते हैं एग्जैक्टली 1, वेयर एज फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज प्योर वाटर होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है प्योर वाटर हो पाना। सो फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज IS वैल्यू रिकमेंड करता है कि FTN की वैल्यू लेस देन 3 रहनी चाहिए एंड सिमिलरली OTN की वैल्यू भी लेस देन 3 रहनी चाहिए। ये याद करना है, इट शुड स्टे लेस देन 3। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगा टेम्परेचर। सो टेम्परेचर देखिए, फॉर आइडियल टेम्परेचर जो है ड्रिंकिंग वाटर पर्पजेज के लिए वो है 5 से 12 डिग्रीज। 5 to 12 डिग्रीज इज आइडियल टेम्परेचर। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, द इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज पैलेटेबिलिटी। पैलेटेबिलिटी हम कहते हैं प्लीजिंग टू टेस्ट। पैलेटेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी विच इज प्लीजिंग टू टेस्ट। तो आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, होता है ना कि गर्म पानी पी के इतना मजा नहीं आता जितना ठंडा पानी पीकर आता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसमें जो गैसेज हैं, डिजॉल्व्ड गैसेज हैं, वो एक्सपेल हो जाती हैं वाटर में। जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो हमें वो उसकी पैलेटेबिलिटी कम लगती है, मतलब इतना टेस्ट मजा नहीं आता। तो IS रिकमेंड करता है, BIS रिकमेंड करता है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहना चाहिए। तो ड्रिंकिंग वाटर पर्पजेज के लिए आपको 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर वाला वाटर नहीं पीना चाहिए एंड द आइडियल इज 5 to 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है। सो विद दिस हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये चारों देख ली हैं, टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट एंड ऑडर एंड टेम्परेचर। नेक्स्ट आई मूव टू केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। सो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको अब क्या याद रखना है, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं pH वैल्यू है। अब pH वैल्यू क्या होती है? pH वैल्यू होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो pH वैल्यू इज एक्चुअली, अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो pH वैल्यू इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ऐसा ही होता है ना, माइनस log टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 होता है न्यूट्रल वाटर के लिए, न्यूट्रल pH होता है वाटर के लिए। 7 से अगर मैं ज्यादा जाऊंगा, मतलब 7 to 14 के लिए जाऊंगा तो बेस है, और 0 से 7 रखूंगा तो एसिड है।
ये बात क्लियर है? ओके, तो जनरली जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम रिकमेंड करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो वाटर का पीएच है वो है 6.5 से लेकर 8 तक, 6.5 से 8.5 तक, ठीक है। दिस इज द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ, रिकमेंडेड पीएच वैल्यू ऑफ वाटर 6.5 टू 8.5। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एसिडिटी। तो पीएच हो गया, अब एसिडिटी को देखते हैं। एसिडिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वाटर की, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। एसिडिटी इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट कैन न्यूट्रलाइज बेस। सो एसिडिटी वाटर में आती है किसकी वजह से है? CO2 की वजह से। तो अगर पानी में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो इसका मतलब वो वाटर एसिडिक है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है H2CO3। दिस CO2, इसकी वजह से एसिडिटी आएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, CO2 प्रेजेंस होने की वजह से कोरोजन इन पाइप्स हो जाती है। तो जब आप क्या करेंगे कि वाटर को सप्लाई करेंगे ना, वाटर को जब आप पाइप्स में से लेकर जाएंगे तो वाटर की वजह से वो जो पाइप्स हैं उनमें कोरोजन कॉज हो जाएगी। अगर मैं एल्कलिनिटी की बात करूंगा तो कोरोजन की जगह इंक्रस्टेशन होती है, ध्यान रखिएगा। कोरोजन होती है एसिडिटी की वजह से, एल्कलिनिटी की वजह से होती है इंक्रस्टेशन, इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप, मतलब ये भी डिपोजिशन ऑफ लेयर्स ही होता है, मतलब क्रस्ट लेयर बन जाती है पाइप्स के ऊपर, ठीक है। तो एल्कलिनिटी हमें पता लगता है इट इज दैट प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वाटर कैन न्यूट्रलाइज एसिड्स। तो एसिडिटी मैंने आपको बताया था CO2 की वजह से होती है या फिर एक ऐसे सॉल्ट की वजह से होती है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है ना एसिड और बेस के, तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो वो एसिडिटी रहेगी उस सॉल्ट की वजह से। और इंक्रस्टेशन में अगर एक मतलब एल्कलिनिटी तब आती है जब उसमें एक ऐसा सॉल्ट है जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो वो एल्कलिनिटी कॉज करेगा। समझ गए? अच्छा, अब दोनों इंपॉर्टेंट बातें, एसिडिटी और एल्कलिनिटी, ये मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ CaCO3, mg पर लीटर ऑफ CaCO3। वो इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाकर हम mg पर लीटर ऑफ CaCO3 की टर्म्स में मेजर करते हैं। अब CaCO3 ही क्यों, कैल्शियम कार्बोनेट ही क्यों? क्योंकि इसका जो मैथमेटिकल जो मोलर वेट है ना वो 100 है, क्योंकि कैल्शियम होता है 40, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये 100 बन जाता है। तो 100 की वजह से मैथमेटिक्स ईजियर हो जाती है, तो इसलिए हम सब कुछ इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 ही करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आई कम ओवर टू हार्डनेस। अब हार्डनेस वाटर में क्यों आती है? हार्डनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइवेलेंट केटाइंस। दिस इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइवेलेंट केटाइंस, मतलब कि जिनमें +2 चार्ज होता है। कौन कौन से? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फेरस, मैग्नीशियम। तो ये सभी वो केटाइंस हैं जो +2 चार्ज के हैं और ये हार्डनेस कॉज करते हैं, ठीक है। तो डाइवेलेंट केटाइंस की वजह से हार्डनेस आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है, हार्डनेस 2 तरह की होती है। हार्डनेस एक तो होती है टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस। तो अब ये टेम्परेरी और परमानेंट का मतलब क्या है? क्या टेम्परेरी का मतलब ये है कि क्या परमानेंट का मतलब ये है कि उसको हम रिमूव नहीं कर सकते? परमानेंट कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड, बट ये टेम्परेरी और परमानेंट बोला गया है विद रिस्पेक्ट टू बॉइलिंग, कि अगर आप सिर्फ बॉयल कर रिमूव कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ वाटर को बॉयल करते हैं और अगर उसमें हार्डनेस प्रेसिपिटेट कर जाती है, नीचे बैठ जाती है, तो इसका मतलब वो टेम्परेरी हार्डनेस है, टेम्परेरी है। बट अगर बॉइलिंग करने से हार्डनेस रिमूव नहीं हो पा रही है तो उसको मैं परमानेंट हार्डनेस कहूंगा। हालांकि परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव किया जा सकता है बाय अदर केमिकल मेथड्स। फिर यहां पर एक बात और समझ लें, टेम्परेरी हार्डनेस को हम कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट मतलब जो CO3 और HCO3 की वजह से होती है। परमानेंट हार्डनेस को हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं, ठीक है। सो टेम्परेरी हार्डनेस या कार्बोनेट हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस।
ये समझ गए हैं बात को? ओके। फिर बात करूंगा, अगर मैं हार्डनेस की एक और इंपॉर्टेंट बात करता हूँ, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इसकी जो रिकमेंडेड IS वैल्यू है वो है 300 mg पर लीटर हार्डनेस की। याद रखना, जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये एज सच आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो 300 mg पर लीटर जो है, ये 300 mg पर लीटर IS वैल्यू रिकमेंड करता है फॉर ड्रिंकिंग वाटर के लिए हार्डनेस की। हार्डनेस को चेक कैसे करते हैं, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, वो चेक हम करते हैं EDTA टेस्ट से। EDTA टेस्ट, ये इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है। सो EDTA टेस्ट में बस आपको क्या याद रखना है, कलर के ऊपर क्वेश्चन आता है। सो वाइन रेड से ब्लू कलर हो जाता है, वाइन रेड से ब्लू, ठीक है। EDTA टेस्ट इज यूज्ड टू चेक हार्डनेस इन विच द कलर चेंजेस फ्रॉम वाइन रेड टू ब्लू। ओके, नेक्स्ट आई विल मूव टू क्लोराइड्स। अब क्लोराइड्स सॉल्युबल होते हैं, ये कैटायन, मैग्नीशियम, आयरन या सोडियम के साथ मिलकर वाटर के अंदर जुड़ जाते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं। दे आर हाईली सॉल्युबल, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर मतलब ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं वाटर में क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं इसकी IS वैल्यू ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करूंगा तो वो मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर, वो है 250 से 1000, 250 से 1000 mg पर लीटर की इसकी होती है IS वैल्यू क्लोराइड्स की, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ सल्फेट्स। सल्फेट्स क्या करते हैं, इसका भी आपको जो लिमिट है वो है 150 से 400 mg पर लीटर। ये अगर लिमिट्स याद रहेंगे तो अच्छी बात है क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। सल्फेट्स भी किसी ना किसी कैटायन के साथ, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम के साथ मिलकर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये ओडर और कोरोजन प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सल्फेट्स दे कॉज कोरोजन एंड ओडर प्रॉब्लम्स भी आती हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो मैक्सिमम जो इसकी लिमिट है वो 400 है। सो 150 से 400 के अगर कम रहेगा, 150 से भी कम रहेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो सल्फेट्स हो गया। फिर मैं बात करूंगा आयरन की। अब आयरन जैसी आए ना, आयरन हम वाटर में कभी नहीं चाहते कि प्रेजेंट हो, आयरन बहुत खराब है। आयरन जनरली फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 की फॉर्म में। तो हम, क्योंकि ये इट इम्पार्ट्स बैड टेस्ट, आयरन इम्पार्ट्स बैड टेस्ट टू वाटर, तो हम ये चाहते हैं कि ये कम से कम प्रेजेंट हो, ये ना ही प्रेजेंट हो तो अच्छा है। तो इसकी जो डिजायरेबल लिमिट है ना वो 0.3 से 1 mg पर लीटर होती है वाटर में, 0.3 to 1 mg पर लीटर, राइट। देन आई मूव टू नाइट्रेट्स। नाउ नाइट्रेट्स वाटर में कहाँ से आते हैं, लीचिंग से आ जाते हैं, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लीचिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। यहाँ से वाटर के अंदर एंट्री होती है इनकी। नंबर 1 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, लीचिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। सेकेंड, अगर नाइट्रेट्स की जो कंसेंट्रेशन है, अगर नाइट्रेट्स की जो वैल्यू है अगर वो 45 mg पर लीटर तक पहुंच जाती है, मतलब अगर 45 या 45 से ज़्यादा हो जाए तो ये बहुत ही डिजास्टर्स हो सकता है, क्योंकि जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उसमें एक डिजीज होती है ब्लू बेबी डिजीज, दैट इज कॉल्ड ब्लू बेबी डिजीज। ये इस डिजीज का कॉमन नेम है, अगर मैं इसका एग्जैक्ट नेम देखूंगा दैट इज मेथेनोग्लोबिमीनिया। सो वो एक टफ नेम है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, मेथेमोग्लोबिनीमिया। सो नाइट्रेट्स अगर 45 mg पर लीटर से ज्यादा हो जाते हैं तो ब्लू बेबी डिजीज होती है, ठीक है। लर्न इट, याद करना पड़ेगा। फिर बात करता हूं मैं सॉलिड्स की। नो, जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं ये उनकी बात हो रही है, तो वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड्स भी होते हैं। नाउ इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, वेराज जो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। और अगर मैं टोटल सॉलिड्स कंसेंट्रेशन जो रिकमेंडेड है वो है 500, तो डिजायरेबल है, डिजायरेबल लिमिट इज 500, बट मैक्सिमम लिमिट जो कि जिसके बियॉन्ड अलाउ नहीं किया जाएगा
दैट इज 3000 mg पर लीटर। ये जो मैं लिमिट बता रहा हूं ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखिए, दिस इज फॉर ड्रिंकिंग वाटर 500 to 3000 mg पर लीटर, याद रखिए, ठीक है। ओके, सो विद दिस आई कंप्लीट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। ये पॉइंट्स, कम से कम इतने पॉइंट्स याद रखना। देखिए वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा और भी पॉइंट्स बनते हैं, बट अगर ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो काफ़ी हेल्प हो सकती है। चलिए अब आगे देखता हूँ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को। सो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इजी हैं। देखिए उसके लिए हमें मेनली हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। तो वाटर में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है, तो वाटर में अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो हमारे लिए हो सकता है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज अगर मैं देखूंगा यहाँ पर बैक्टीरिया जो होता है ना वो दो तरह का होता है। बैक्टीरिया इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वन इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड द अदर इज नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया हम उस बैक्टीरिया को कहते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, पैथोजेंस, जिसकी वजह से डिजीजेस होती हैं। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया मतलब कि डिजीज कॉजिंग नहीं होता, तो हमारे लिए नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया अगर वाटर में प्रेजेंट भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया आ जाता है तब हमें डिजीज हो सकती है। सो अब इसको हम रिमूव कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया में एक बड़ा फेमस है, दैट इज कॉल्ड ई कॉली। ये याद रखना, मैं जो अभी आपको बात समझा रहा हूँ, ई कॉली बैक्टीरिया एक नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। तो जब एक वाटर सप्लाई इंजीनियर, जब एक एनवायरमेंटल इंजीनियर वाटर में से बैक्टीरिया को रिमूव कर रहा होता है, वो क्या करता है, वो ई कॉली बैक्टीरिया को रिमूव करने लगता है। क्यों? इवन इफ ई कॉली बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक है, बट फिर भी हम ई कॉली बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं, बिकॉज इट हैज बीन सीन कि जो ई कॉली बैक्टीरिया है उसकी इट हैज हायर रेजिस्टेंस देन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ई कॉली। तो इन केस आपने ई कॉली बैक्टीरिया को रिमूव कर दिया तो ऑटोमेटिक है कि सारा का सारा पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी रिमूव हो चुका होगा, ठीक है। सो इफ ई कॉली बैक्टीरिया इज रिमूव्ड, इट सिंपली इंप्लाइज दैट ऑल पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज आल्सो रिमूव्ड, ड्यू टू विच इट कैन बी सेड कि हमारा जो वाटर है दैट इज नाउ फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ये हम करते हैं। सो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं टू एस्टिमेट बैक्टीरियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। सो आप देख सकते हैं, ये यहाँ स्क्रीन पर आप देखिए, 3 टेस्ट टू एस्टिमेट बैक्टीरियल क्वांटिटी ऑफ वाटर आर, ये जस्ट आपको नाम याद रखने हैं। नंबर 1 इज मोस्ट प्रोबेबल नंबर, एक है ये मोस्ट प्रोबेबल नंबर, दूसरा है स्टैंडर्ड प्लेट काउंट टेस्ट, तीसरा है मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक। ये एमपीएन सबसे इंपॉर्टेंट है। एमपीएन क्या करता है, मतलब ये डेंसिटी, बैक्टीरियल डेंसिटी बता देता है। सो मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर मतलब कि बैक्टीरिया की कितनी डेंसिटी है। सो व्हाट इज द, कितनी सबसे ज्यादा डेंसिटी की क्या मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि इतना नंबर होगा बैक्टीरिया का, वो हमें बता देता है, ठीक है। ओके, सो इसके साथ ही मैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को खत्म करता हूं। नेक्स्ट आई विल मूव टू पॉपुलेशन फोरकास्ट। अब हम चाहते हैं एस्टिमेट करना, वाटर को एस्टिमेट करना हम चाहते हैं। तो यहां पर आपको पॉपुलेशन फोरकास्ट के 5 मोस्ट कॉमन मेथड्स मैं आपको बता रहा हूं। वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं, अराउंड 8 to 9 मेथड्स हैं, बट मैं 5 मेथड्स बता रहा हूं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड जो है, एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, एआई मेथड, एक वो मेथड है जो कि ओल्डर सिटीज के लिए ठीक है, या जो नया सिटी है ना उसके लिए ठीक नहीं है, जो फास्ट डेवलप्ड सिटी है। क्योंकि एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड है जो है वो बोलता है कि हर ईयर बाय ईयर या हर डेकेड बाय डेकेड सेम अमाउंट ऐड होगा, इंक्रीज जो होगा पॉपुलेशन में। सो देयरफॉर इट इज नॉट गुड फॉर यंगर सिटीज, या जो न्यूली डेवलपिंग सिटीज हैं उनके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि न्यूली डेवलपिंग सिटीज में पॉपुलेशन का ग्राफ ऐसा होता है, सडनली बढ़ता है ना। सो एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में आपको जो याद रखना है कि सबसे पहले तो जो पी होगा, मतलब पॉपुलेशन इन nth डेकेड विल बी पॉपुलेशन इन द फर्स्ट डेकेड प्लस n इनटू इंक्रीमेंट। वही जो बेसिक एरिथमेटिक एपीजीपी आपने पढ़ा हुआ है, ये वही फॉर्मूला है। फिर ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड जो है वो कहता है कि हर डेकेड में या हर ईयर में द रेट ऑफ इंक्रीज विल बी कांस्टेंट, द रेट ऑफ इंक्रीज विल बी कांस्टेंट। तो मतलब पी एन विल बी पी नॉट 1 प्लस r बाय 100
raised to the power n. This will be ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड. सो जो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है वो यंगर सिटीज के लिए बहुत अच्छा है. ठीक है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड ओल्डर सिटीज के लिए नहीं अच्छा, क्योंकि ओल्डर सिटीज तो ऑलमोस्ट सैचुरेट हो चुकी हैं, या उसमें अब पॉपुलेशन का जो इंक्रीमेंट है वो बहुत फास्ट नहीं है, वो उतना ही रहता है. बट जो नया सिटी है वो फास्टर इंक्रीज करता है, मतलब उसका ग्राफ कुछ ऐसा है, बढ़ता है एकदम से. सो ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड इज गुड फॉर यंगर सिटीज, ये आपको याद रखना है. फिर बात मैं करूंगा, ये हो गया ज्योमेट्रिक. फिर मैं बात करूंगा इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड की. इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड इज अ वेरी गुड मेथड बिकॉज इट गिव्स द रिजल्ट्स इन बिटवीन अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड एंड ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड. ये इन दोनों के बीच के रिजल्ट्स देता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड. डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, आप बस इसका नाम याद रखें. लॉजिस्टिक कर्व मेथड में मैं आपको बोलूंगा ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि ये सबसे अच्छा मेथड है. इसमें क्या होता है, जो लॉजिस्टिक कर्व कुछ इस तरह से बनती है, लाइक दिस. अल्टीमेटली वो सैचुरेट हो जाती है. तो लॉजिस्टिक कर्व मेथड में आपको सैचुरेशन पॉपुलेशन निकालनी है, सैचुरेटेड पॉपुलेशन. सैचुरेटेड पॉपुलेशन निकालने के लिए आपको P0, P1 और P2 पता होना चाहिए, यानी कि 3 प्रीवियस डेकेड्स के पॉपुलेशन आपको पता होने चाहिए बेस्ड अपॉन हिस्टोरिक डेटा. देखिए, पॉपुलेशन फोरकास्ट मतलब हम आने वाले सालों में कितना पॉपुलेशन होगा ये हम फोरकास्ट करते हैं यूजिंग द हिस्टोरिक डेटा. पिछले सालों का डेटा से हम निकालते हैं. तो अगर P0, P1 और P2 पिछले 3 डेकेड्स के अगर हमें गिवन है तो हम सैचुरेटेड पॉपुलेशन निकाल सकते हैं. सैचुरेटेड पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. इसका मैं फॉर्मूला आपको याद करने के लिए रिकमेंड करूंगा, लिख रहा हूं स्क्रीन पर. 2 P0 P1 P2. तो P0 P1 और P2 ये तीनों गिवन थे. 2 twice of P0 P1 P2 माइनस P1 square into P0 plus P2. This divided by P0 P2 minus P1 square. ये फॉर्मूला याद रखेगा. ये सैचुरेटेड पॉपुलेशन है, मतलब कि जब पॉपुलेशन सैचुरेट कर जाती है तो कितनी होगी, ये फॉर्मूला पूछा जाता है. दिस प्लीज लर्न इट. ओके, नेक्स्ट मैं जाऊंगा वाटर कंजम्पशन पर. दिस वाटर कंजम्पशन, अब ये 2 लाइनें हैं, ये याद रखिए. मिनिमम डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन, मिनिमम डोमेस्टिक, इस लाइन को पढ़ें. मिनिमम डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन एनुअल एवरेज, मतलब पूरे साल की अगर एवरेज कर देंगे विद फुल फ्लशिंग सिस्टम इज 200 LPCD. LPCD का मतलब क्या होता है, लीटर्स पर कैपिटा पर डे. पर कैपिटा मतलब सिंगल पर्सन, और एक दिन में पर डे. तो कितना लीटर पानी एक पर्सन एक दिन में यूज करता है, वो है 200. पर ये वो है जहां पर फुल फ्लशिंग सिस्टम है. और ये दूसरा है, ये मैं इंडियन सिटीज की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली एज पर BIS में आपको डेटा दे रहा हूं. और अगर मैं मिनिमम डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन एनुअल एवरेज दूंगा फॉर वीकर सेक्शन एंड LIG, मतलब लोअर इनकम ग्रुप या वीकर सेक्शन के लिए दूंगा, तो वो है 135 LPCD. 135, ध्यान रखिएगा, 135 लीटर्स पर कैपिटा पर डे. ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट. अगर फुल फ्लशिंग सिस्टम में देखूंगा तो 200 LPCD है, और वीकर सेक्शन और LIG लोअर इनकम ग्रुप के लिए देखूंगा तो वो 135 LPCD है. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट आई विल मूव टू, ये वाटर एस्टिमेशन की बात कर रहा हूं तो गुडरिच फार्मूला इंपॉर्टेंट है. गुडरिच फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये फार्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये बताता हूं मैं क्या है गुडरिच फार्मूला. देखिए, आपको क्या करना है, ये गुडरिच फार्मूला आपको पहले इसको पढ़ें. मैक्सिमम डैश डिमांड डिवाइडेड बाय एवरेज डैश डिमांड मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 180 इंटू टी टू द पावर माइनस 0.1, वेयर टी इज इन डेज. टी डेज में है. तो डैश का मतलब है आप जो भी टाइम डालें, जैसे सपोज आप डालते हैं 1 डे डालते हैं, तो टी, अगर आप मैक्सिमम डेली डिमांड की बात करेंगे, सो मैक्सिमम डेली डिमांड डिवाइडेड बाय एवरेज डेली डिमांड. ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इनटू 100 मतलब परसेंटेज में मिलेगा. तो कैसे करना है, 180 मल्टीप्लाइड बाय, ये जो टी डालना है यहाँ पे ये डेज में डालना है. तो डेली है ना, आपने जो ये डैश के अंदर डाला है वो डेली है, मतलब 1. सो टी की वैल्यू 1 डालें, रेज टू द पावर माइनस 0.1, तो ये कितना हो गया 1.1
ये कितना हो गया 180, मतलब 180 डिवाइडेड बाय 100 1.8. सो मैक्सिमम डेली डिमांड इज 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड. ठीक है, मैक्सिमम डेली डिमांड इज 1.8 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड. बस सपोज कि आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम वीकली डिमांड, तो आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वीकली डिमांड डिवाइडेड बाय एवरेज वीकली डिमांड. तो आप क्या करेंगे, टी की वैल्यू कितनी डालेंगे, 7 डाल देंगे क्योंकि 7 डेज हो गए. अगर मैक्सिमम मंथली डिमांड बाय एवरेज मंथली डिमांड पूछते हैं तो आपको टी की वैल्यू 30 डालनी है. तो ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा. मैक्सिमम 2 मंथली डिमांड निकालनी है तो 60 डेज डाल देना. बट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर 1 ईयर. 1 ईयर एंड अबव के लिए ये फॉर्मूला नहीं वैलिड. मतलब अगर आप ये 365 डेज डालेंगे तो आंसर गलत आएगा. और लेस देन 1 डे के लिए भी वैलिड नहीं है ये. तो ऐसा नहीं है कि आप लेस देन 1 डे के लिए निकाल लेंगे. तो इसकी लिमिटेशन है ग्रेटर देन 1 डे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 डे और लेस देन 1 ईयर, उसके लिए वैलिड है ये फॉर्मूला. दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, मैक्सिमम आर्ली डिमांड कितनी होती है, ये क्वेश्चन में आता है बहुत ज्यादा. मैक्सिमम आर्ली डिमांड डिवाइडेड बाय एवरेज आर्ली डिमांड इंटू 100, या इंटू 100 नहीं डालता मैं, मैक्सिमम आर्ली डिमांड डिवाइडेड बाय एवरेज आर्ली डिमांड, ये होती है 1.5. तो अगर इंटू 100 परसेंटेज में देखता तो वो 150% होती, 1.5. सो एवरेज आर्ली डिमांड को अगर मैं 1.5 करूंगा तो मुझे मैक्सिमम आर्ली डिमांड मिल जाएगी. ठीक है, और लास्ट बात एक यहां पर और बताऊंगा जो कि क्वेश्चन में, क्योंकि ये पूछा जाता है दैट मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे कितना होगा. मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, ये पूछेंगे मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑन अ मैक्सिमम डे. तो क्या होगा, देखिए मैक्सिमम आर्ली डिमांड करनी है यानी कि 1.5 करना है मल्टीप्लाइड बाय, अब ऑन अ मैक्सिमम डे करना है तो यानी कि 1.8 इंटू क्यू बाय 24, ऐसे करेंगे ना. तो ये कितना बन जाएगा, ये 2.7 इंटू क्यू बाय 24 बन जाता है. दिस बिकम्स 2.7 टाइम्स क्यू बाय 24, वेयर क्यू इज व्हाट, क्यू है एवरेज जो ड्राफ्ट है, मतलब एक दिन में तो एवरेज कितनी डिमांड है. तो क्यू हो गया तो एक घंटे में कितनी हो गई, यानी कि 1 आवर में कितनी हो गई, तो क्यू बाय 24 कर दिया. स्मॉल क्यू क्या है, एवरेज डिमांड इन अ 1 डे. तो उसको क्यू बाय 24 करने से एक घंटे की बन गई वो एवरेज. उसको 1.8 किया तो ऑन अ मैक्सिमम डे बन गया, क्योंकि मैक्सिमम डे का 1.8 होता है, और उसको 1.5 कर दिया. समझ गए. सो ये आपको याद रखना है, मैक्सिमम आर्ली डिमांड ऑन अ मैक्सिमम डे इज 2.7 टाइम्स. सो आई होप कि आपको ये बातें समझ में लगी होंगी. तो इस लेक्चर में मैंने आपको वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का स्टार्टिंग पॉइंट अच्छे से समझा दिया है, ये आप याद रखें. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट आप मेरे से प्लीज पूछ सकते हैं इन द डाउट पोर्टल ऑफ CIZ+. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट.